दोस्तों, इस वक्त इसराइल में नेतन्याहू के विरोध का आलम क्या है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसराइल के पार्लियामेंट में नेतन्याहू को सीरियल किलर कहा गया और नेतन्याहू के जुल्म का आलम क्या है, ये आप इससे समझ सकते हैं कि वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल देते हैं, दबा देते हैं। यह इसराइल में भी इस वक्त हो रहा है। सीरियल किलर बोलने वाले सांसद को संसद से बाहर कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, उन्हें एक्सपेल्ड यानी कि निष्कासित कर दिया गया। पूरी खबर क्या है आगे ये मैं आपको बताऊंगी। किस तरह से पार्लियामेंट में नेतन्याहू को सीरियल किलर बोलने वाले सांसद को घसीटकर उनका माइक बंद कर दिया गया, बाहर किया गया, इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी। वहीं हिजबुल्लाह ने कब्जा किए हुए फिलिस्तीन के अंदरूनी इलाकों पर मिसाइल और रॉकेट से किस तरह हमला किया, ज़ियोनी सैनिक घायल हो गए हैं। इससे दोस्तों इसकी भी तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगी। इसके अलावा इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर की जो खबरें आ रही थी, उसको लेकर ताजा खबर अब ये आई है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ समझौते के लिए 3 शर्तें रखी हैं। क्या है ये 3 शर्तें, आगे आपको बताऊंगी। बड़ी खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि उत्तरी गजा में 70,000 लोग भूखमरी और प्यास के खतरे में हैं। वहीं अमेरिका की सीनेट में कुछ ऐसे कदम उठाने की बात हो रही है जिससे इसराइल को होने वाली हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और शिन बेट, जो कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके बीच एक गंभीर विवाद चलने की खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या है ये विवाद, आपको वीडियो के अंत में ये पूरा मामला बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सभी खबरों पर डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी खबरें और भी हैं, बड़ी बड़ी खबरें हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। अब दोस्तों, एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट में अपना नाम और जिस देश या जिस शहर या गांव से आप हैं उसके नाम के साथ अपने नाम का जिक्र जरूर किया करिए। इससे हमें मदद मिलती है आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बनाने की। एक और गुजारिश आपसे, आपकी स्क्रीन पर आपको एक QR कोड नजर आ रहा होगा, इसके जरिए अब हमारी छोटी छोटी मदद करते हैं जो कि हमें हिम्मत देती है सच के लिए आवाज उठाने की। चलिए अब शुरू करते हैं खबरें, एक एक करके आपको सारी खबरें डिटेल से बताते हैं, हर खबर की तह तक जाकर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सांसद की जिन्होंने इसराइली पार्लियामेंट में नेतन्याहू को सीरियल किलर नेतन्याहू के सामने ही कहा। लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूं कि इसराइली संसद में नेतन्याहू को बोलने नहीं दिया गया था। विपक्ष ने उसका भाषण नहीं होने दिया था। दोस्तों, लगातार नेतन्याहू को कायर कहा जा रहा था। नेतन्याहू कायर है के नारे विपक्ष के लोग लगा रहे थे। ये तक कह दिया था कि तुम्हें हमास के पास जो इसराइली कैदी हैं उनके नाम तक नहीं पता है। इन सब के बाद पार्लियामेंट मेंबर आयमन ओदेह स्पीच देने पहुंचे थे और उन्होंने अपनी स्पीच में नेतन्याहू को सीरियल किलर कहा, जिसके बाद उनका माइक जबरन हटा दिया गया। किस तरह से उनका माइक हटाया गया दोस्तों और उनको घसीटा गया, देखिए पहले आप, उसके बाद आपको और बातें आगे की बताऊंगी। देखिए। बेंजामिन नेतन्याहू, מה הוא החזון שלך? מה החזון שלך? תגיד לי. מזה 30 שנה אתה רוצח סדרתי של השלום. לא, עצור. רד מהדוכן מיד. רד מהדוכן מיד. להוריד אותו עכשיו. מה החזון שלך? רוצח סדרתי בקפלן, לא פה. רוצח סדרתי של השלום זה אתה. רד מהדוכן. רוצח סדרתי, רד מפה. और अब खबर है कि नेतन्याहू को सीरियल किलर बोलने वाले सांसद आयमन ओदेह को संसद से बाहर कर दिया गया है। उन्हें एक्सपेल्ड यानी कि निष्कासित कर दिया गया है। दरअसल जो वीडियो मैंने आपको दिखाया जिसमें आयमन स्पीच दे रहे थे, उसमें वो नेतन्याहू पर इल्जाम लगाते हुए कह रहे थे कि गजा में 17,385 मासूम बच्चों का कत्ल हुआ, जिनमें 825 तो सिर्फ 1 साल से कम उम्र के थे। 35,055 बच्चे यतीम हो गए। उन्होंने कहा कि इन मासूमों का खून तुम्हें हमेशा सताएगा। और फिर भी नेतन्याहू बेशर्मी से ICC में अपने ऊपर लगे इल्जामात पर सवाल उठाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि नेतन्याहू, तुम्हारी ये पॉलिसी इंसानियत का कत्ल कर रही है।
तुमने फिलिस्तीनियों के साथ साथ इस्राएली बस्तियों में रहने वालों के लिए भी अमन का रास्ता बंद कर दिया है। उनके बयान के बाद संसद में शोर शराबा हो और क्नेसेट हेड ने उन्हें माइक से हटाने का हुक्म दे दिया। आयमन ओदे को पार्लियामेंट से निकाल दिया गया, लेकिन आयमन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी तकरीर का बाकी हिस्सा रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया। आयमन ओदे ने कहा कि नेतन्याहू पिछले 30 सालों से फिलिस्तीनियों और यहां तक कि इस्राएली आवाम के लिए भी सीरियल किलर ऑफ पीस साबित हुए हैं, यानी कि दोस्तों पीस के, शांति के सीरियल किलर साबित हुए हैं। उन्होंने नेतन्याहू पर गजा में सीजफायर रोकने का इल्जाम लगाया ताकि वो अपनी सियासी और निजी मकसद पूरा कर सके। आपको बता दें कि आयमन ओदे हदाश ताअल पार्टी के लीडर हैं और कब्जा किए हुए इलाकों में रहने वाले एक फिलिस्तीनी हैं। इस्राएल के अंदर भी नेतन्याहू के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। हर हफ्ते तेल अवीव और दूसरे शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आवाम अब इस्राएल की हुकूमत से सवाल कर रही है कि ये जंग आखिर कब तक चलेगी। इस बीच इस्राएल और हिजबुल्लाह के बीच जंग में नया मोड़ आया है। इस्राएल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर की जो खबरें आ रही थी, उसको लेकर ताजा खबर ये सामने आई है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 शर्तें रखी हैं समझौते के लिए। पहली शर्त यह है कि हिजबुल्लाह को इस्राएल की उत्तरी सरहद से दूर रखा जाए। दूसरी शर्त यह है कि सीरिया से हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइनों को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि इस्राएल को दक्षिणी लेबनान में आजादी से कार्रवाई करने की इजाजत दी जाए। नेतन्याहू ने इन शर्तों को क्नेसेट की फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस कमेटी में पेश करते हुए कहा कि इस्राएल 7 अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है। इसमें गजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, यमन, ईरान, इराक और सीरिया शामिल है। नेतन्याहू ने इन सभी को ईरान से जोड़ा। दोस्तों, ये तीनों ही शर्तें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल भी मानी नहीं जा सकती। इसका मतलब साफ है कि नेतन्याहू 2 चीज चाहते हैं। एक तो ये कि सीजफायर हो ही ना, दुनिया को दिखाने के लिए वो सीजफायर की बात कर रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि हिजबुल्लाह और लेबनान खुद सीजफायर नहीं चाहते। और दूसरी बात ये है कि इस्राएल ये चाहता है, नेतन्याहू ये चाहते हैं कि किसी भी तरह समझौते में उसे सीजफायर के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार यानी कि पावर दे दिया जाए, पावर मिल जाए, जिससे वो ये कहकर लेबनान पर हमला कर सके कि समझौते की शर्तों को तोड़ा गया है, इसलिए हमला कर रहे हैं। लेकिन लेबनान ने इन शर्तों को पूरी तरह से नकार दिया है। लेबनानी संसद के स्पीकर नबी बेरी ने कहा कि ये शर्त लेबनान की संप्रभुता के खिलाफ है और इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर अमेरिका दोनों देशों के बीच मीडिएशन कर रहा है। अमेरिका के विशेष दूत एमोस होक्स्टीन ने आज लेबनान का दौरा किया। उनका मकसद संघर्ष विराम यानी कि सीजफायर के लिए बात करना था। अब वो वेडनेसडे को इस्राएल का दौरा करेंगे। हालांकि दोस्तों, ये साफ है कि लेबनान का जवाब ना है, उसे ये शर्त मंजूर नहीं होगी। दोस्तों, एक तरफ नेतन्याहू नामंजूर शर्तें रख रहे हैं सीजफायर के लिए और दूसरी तरफ आज सुबह लेबनान की सरहद के पास एक बड़ा वाकया हुआ। हिजबुल्लाह ने कब्जा किए हुए फिलिस्तीन के अंदरूनी इलाके पर मिसाइल और रॉकेट से हमला किया है। इसमें एक अहम सैन्य अड्डा कफर योना जो नेतन्याह के पूर्व में है, सीधा निशाना इसको बनाया गया है। इसके साथ साथ लेबनान सीमा के पास उत्तरी इलाके में एक बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ जिसमें कई ज़योनी फौजी यानी कि इस्राएली फौजी घायल हो गए। इनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। हालांकि मेरा मानना है कि इसमें चौंकने वाली बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि नेतन्याहू की फितरत यही है, इस्राएल की फितरत यही है। यूएन के मुताबिक गजा के उत्तरी हिस्से में भेजी जाने वाली 85% से ज्यादा इंसानी मदद या तो इस्राएल ने रोक दी है या फिर देरी कर दी है। इसका मतलब यह है कि जरूरतमंद लोगों तक खाना, पानी और दवाइयां पहुंचाने में बाधा डाली जा रही है। गजा में हालात पहले ही खतरनाक हैं और अब इंसानी मदद न मिलने से और ज्यादा जानें जा सकती हैं। दोस्तों, नेतन्याहू का मदद न भेजने का जो मकसद है वो ये है कि फिलिस्तीन के लोगों को मदद न मिलने से उनका हौसला टूट जाए, वो कमजोर पड़ जाएं, विस्थापित अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं। मदद न भेजने का असर क्या हो रहा है दोस्तों, वो आपको अब जो मैं रिपोर्ट दिखाने जा रही हूँ एक, उससे पता चल जाएगा।
देखिए आपकी स्क्रीन पर एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि नॉर्दर्न गजा स्ट्रिप में 70,000 लोग भूखमरी और प्यास से मरने के खतरे में हैं। गजा के सिविल डिफेंस के मुताबिक उत्तरी गजा में 70,000 लोग ऐसे हालात का सामना कर रहे हैं जहां पर ना खाना है और ना ही पानी। अगर ये लोग इस्राएली हमले से बच भी जाते हैं तो भूखमरी और प्यास से उनकी जान को खतरा है दोस्तों, उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट यह कहती है कि गजा के इस इलाके में 65,000 से ज्यादा लोग इनह्यूमन कंडीशंस यानी कि अमानवीय हालत में रह रहे हैं। मौत, तबाही और जरूरी सामानों की कमी ने लोगों की जिंदगी नर्क बना दी है। यूएन का कहना है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के तहत हर नागरिक को, हर सिटीजन को मदद का हक है, लेकिन गजा में ऐसा हो नहीं रहा है। और ये किसकी वजह से नहीं हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि इस्राइल मदद पहुंचने नहीं दे रहा है, या तो उसमें देरी कर रहा है या तो उसको रोक दे रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने 3 बार अपनी मेडिकल टीम भेजने की कोशिश की, लेकिन इस्राइल ने उन्हें एंट्री देने से साफ तौर पर मना कर दिया। अब WHO ने नए मिशन की तैयारी की है ताकि जरूरी दवाइयां और 10,000 लीटर फ्यूल पहुंचाया जा सके। यूनिसेफ ने बच्चों में कुपोषण का इलाज करने के लिए मेडिकल सप्लाई भेजी है। वहीं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 2,000 मीट्रिक टन खाना गजा के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन ये सब प्रयास तब तक नाकाफी है दोस्तों जब तक इस्राइल की नाकाबंदी खत्म नहीं होती। गजा में जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक दीवार है, इंसानियत, जो कि नेतन्याहू में बची नहीं है, ऐसा साफ तौर पर मालूम होता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। पिछले 2 महीनों में लेबनान में भी 200 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एल्डर ने बताया कि हर दिन औसतन 3 बच्चों की मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि इतने बच्चों की मौत के बावजूद दुनिया का चुप रहना, साइलेंट रहना, मौन रहना बेहद परेशान करने वाला है। ऐसा लगता है कि जिनके पास इस हिंसा को रोकने की ताकत है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। दोस्तों जंग का सबसे बड़ा असर मासूम बच्चों पर ही हो रहा है। उनका बचपन तबाह हो रहा है, परिवार उजड़ रहे हैं और उनके सपने खून और बारूद में दब गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब यह भी खबर है कि अमेरिका के सीनेट में एक कदम उठाने की बात हो रही है जिससे इस्राइल को होने वाली हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाई जा सकती है। अमेरिका के सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने डिसअप्रूवल रेजोल्यूशन पेश किया है। इस नए बिल में इस्राइल को हथियार की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। बिल का मकसद है इस्राइल पर दबाव बनाना ताकि गजा में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा सके। सैंडर्स का कहना है कि इस्राइल ने गजा में अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं। उन्होंने कहा कि इस्राइल ने अमेरिकी हथियारों से भारी बमबारी कर सैकड़ों निर्दोष बेगुनाह नागरिकों, सिटीजन्स को मारा है। सीनेटर सैंडर्स का कहना है कि ये जंग अमेरिका के हथियारों और $18 बिलियन अमेरिकी टैक्सपेयर के पैसों से लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस्राइल ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में 2,000 पाउंड के बम गिराए हैं जिससे सैकड़ों नागरिक मारे गए हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को अनैतिक और गैर कानूनी बताया। हालांकि सीनेट में इस्राइल के लिए मजबूत समर्थन को देखते हुए ये बिल पास होना मुश्किल है दोस्तों, लेकिन इस कदम के पीछे का मकसद इस्राइल और अमेरिकी प्रशासन को संदेश देना है कि गजा के हालात को और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गजा के 23 लाख लोगों में से ज्यादातर विस्थापित हो चुके हैं, यानी कि जा चुके हैं देश छोड़कर। गजा में भूखमरी और तबाही का आलम है दोस्तों। बाइडेन प्रशासन ने अक्टूबर में इस्राइल को चेतावनी दी थी कि अगर 30 दिनों के अंदर गजा में सहायता पहुंचाने की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो इसका असर अमेरिकी सैन्य सहायता पर पड़ सकता है। हालांकि 12 नवंबर को वॉशिंगटन ने कहा था कि इस्राइल ने प्रगति दिखाई है, यानी कि कुछ सुधार हुआ है, लेकिन कई सहायता समूह इस दावे से सहमत नहीं है। डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस वैन हॉलन और एलिजाबेथ वॉरेन ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। सीनेटर में हथियारों की बिक्री रोकने पर चर्चा होगी, लेकिन इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति के वीटो को
पार कर सके। दोस्तों, रूस और यूक्रेन में चल रही जंग को लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं। अब खबर यह आई है कि जंग के 1000वें दिन का आगाज रूस के एक खतरनाक हमले से हुआ। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी भी दे रहे हैं। उन्होंने धमकी दी है, इशारा किया है। खबर के मुताबिक यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में एक रिहायशी इमारत पर हमला किया गया है, जिसमें 9 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस घटना की तस्वीर शेयर की है, जिसमें रेस्क्यू वर्कर्स मलबे से लाशें निकालते नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की ने अपने सहयोगी देशों से अपील की है कि रूस को मजबूर किया जाए कि वो शांति का रास्ता अपनाए। हालांकि यूक्रेन की सरकार का दूसरी तरफ ये भी कहना है कि रूस के आगे कभी नहीं झुकेंगे। विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि इस जंग का अंत सिर्फ ताकत के जरिए ही हो सकता है, समझौते से नहीं। उनका कहना है कि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए। हमें अपने सहयोगियों से और ज्यादा सैन्य मदद चाहिए ताकि ये जंग खत्म हो सके। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस जंग को अंजाम तक पहुंचाने की बात कही है, जंग को जीतने की बात कही है। रूस ने एक नया परमाणु आदेश भी जारी किया है दोस्तों, जिसके तहत वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है अगर उसे किसी ऐसे देश से खतरा हो जो किसी परमाणु शक्ति के समर्थन में हो। अब बात इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और शिन बेट, जो कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके बीच छिड़े गंभीर विवाद की करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने शिन बेट से एक अनुरोध किया था कि नेतन्याहू को सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक स्थलों यानी कि पब्लिक प्लेस पर लंबे समय तक न दिखाया जाए, लेकिन शिन बेट ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। हारेट्स, जो कि इसराइली अखबार है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के कार्यालय ने शिन बेट से ये कहा था कि वो सार्वजनिक स्थलों पब्लिक प्लेसेस पर नेतन्याहू की उपस्थिति को, एब्सेंस को सीमित करे यानी कि लिमिटेड करे, इसके लिए एक बयान जारी करे। उनका कहना था कि सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री को लंबी अवधि के लिए सार्वजनिक जगहों पर नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन शिन बेट ने इस अनुरोध को, इस अपील को नकारते हुए कहा कि सुरक्षा से जुड़ी कोई जरूरी मामला बिल्कुल भी नहीं है। इस कदम के बाद नेतन्याहू के कुछ करीबी सहयोगियों ने शिन बेट प्रमुख रोनन बार को हटाने का दबाव डाला है। आज की खबर में दोस्तों इतना ही। कैसे लगी आपको आज की खबरें कमेंट में जरूर लिखिएगा, और दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।